हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। तो चलिए हम देखने वाले हैं जी आप लोगों का करिकुलम सिलेबस 2026 के अंदर ऐसा क्या नया ऐड हुआ है या ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें जिन पर ध्यान है जो देना है। अगर हम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की बात करें, देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 10th से 11th के अंदर ऑफ कोर्स आए होंगे और इस सिचुएशन के अंदर होंगे कि मुझे सीएस को लेना भी है एज ए सब्जेक्ट या फिर नहीं लेना है मुझे, है ना। अगर लेना है तो क्या क्या पॉइंटर्स बनते हैं, क्या ये सब्जेक्ट मेरी आगे चल करके इतनी हेल्प है जो करने वाला है, और क्या मैंने इसको ले लिया तो कहीं मेरे ऊपर बर्डन तो नहीं पड़ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिनको देख करके आप जो है अपने सब्जेक्ट को चूज कर रहे होंगे, क्योंकि आपने साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर ली होंगी। लेकिन जब आती है आपके ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तब आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे साइंस वाले मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ये रहता है कि यार मैं जेई की तरफ ध्यान दे पाऊं, तो इससे मेरे को ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जहां जेई की तरफ मेरा फोकस ज्यादा हो, और दूसरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको मैं अगर 2-4 बार पढ़ रहा हूँ तो मेरा चीजें जो कवर हो जाए। ऑल्दो कंप्यूटर साइंस हमारा वैसा सब्जेक्ट नहीं है, आप जेई के स्टूडेंट हैं तब भी आप इस सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको एज कंपैरेटिवली टू अदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके मुकाबले आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आप सीएस की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हम सारे सिनेरियो से यहाँ पर देखने वाले हैं कि सीएस कहाँ कहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कैसा इसका करिकुलम रहेगा, क्या क्या चीजें होंगी पूरे ईयर के अंदर आपके साथ में। तो हम इसको बिल्कुल जीरो से देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अपना जब भी सिलेबस देखना है किसी भी सब्जेक्ट का, ऑथेंटिक जो आपकी वेबसाइट है CBSE academicsNIC.in, आपको वहां पर जाना है। यहाँ पर आपके पास करिकुलम है। अभी CBSE ने रिसेंटली आपका 1 अप्रैल को जो करिकुलम लॉन्च किया है 26-27, क्लिक करेंगे। अब आप पहुंच जाएंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर। क्योंकि तो आप सीनियर क्लास के अंदर हो चुके हो, 11th और 12th के बच्चे हो चुके हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके जो अकेडमिक सब्जेक्ट है आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपका सब्जेक्ट आएगा कंप्यूटर साइंस कुछ यहाँ पर, एंड ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए क्या है इसमें, ऊपर आपको क्लास 11th दिखेगा। अगर आप इसी पीडीएफ के बिल्कुल नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको 12th वालों का सिलेबस मिलेगा, 26-27 वालों का। तो क्योंकि तो आप 11th के अंदर हैं तो आप यहीं पर रुक जाएंगे। अब देखिए क्या है, ये है जी कंप्यूटर साइंस, आपका कोड है जो दैट इज 083। आप 26-27 के नए नवेले बच्चे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आप इस सब्जेक्ट को करना क्यों चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम्स। तो ये आपको आपके तकरीबन हर एक जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस की स्टार्टिंग में यही दिखेगा कि क्या चीजें हैं जो आप सीखोगे इस दौरान जब आप अपने करिकुलम को जो है कवर कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले देखो, क्योंकि तो आपके पास अगर इस पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपकी जो पहली यूनिट है ना उसका नाम ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो आप यहाँ पर इसको तो बिल्ड कर रहे होंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग को, साथ ही साथ आप प्रोग्रामिंग के ऊपर, एल्गोरिदम्स के ऊपर भी आपकी जो पकड़ है वो रहेगी। अगर आपने इससे पहले प्रोग्राम्स नहीं बनाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें जीरो से ही स्टार्ट होती है ना। देन आपके पास डेटा टाइप्स हैं, ये सब चीजें हैं। ये तो एक ओवरव्यू लिखा हुआ है कि आपके पास क्या क्या है। जैसे प्रोग्रामिंग है तो ऑफ कोर्स एल्गोरिदम, डेटा टाइप्स आएगा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपके पास आएगी, है ना। देन आपके पास बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करोगे, है ना, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो। मतलब वो सारी चीजें जो तुमने व्हाट इज कंप्यूटर से सीखी थी ना क्लास फर्स्ट से अभी तक, वो सारा आपके पास निचोड़ है इस एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे के सारे जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं उन सबको आप डिटेल के अंदर देखने वाले हो,
ठीक है, तो ये आपके पास में आपकी एक यूनिट रहेगी, तो ऑब्वियसली लर्निंग आउटकम आपका उसी से रिलेटेड है जो यहाँ पर होगा। देन आपके पास साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस पूरे करिकुलम में आपको देखने को मिलेगा, है ना। सोसाइटल इम्पैक्ट वाली चीजें हैं, क्या एथिक्स हैं, क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, कौन कौन से ऐसे साइबर क्राइम्स हैं जो आजकल हो रहे हैं, कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये सारी चीजें आप देखोगे। मैं ऑल्दो आपको इनकी सारी यूनिट्स भी हैं जो दिखाने वाली हूँ, तो ये आपके लर्निंग आउटकम्स है। तो मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर्स आप ये सारी चीजें हैं जो जान चुके होंगे। तो अगर आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पर जो मेरा ये लर्निंग आउटकम है जो रहने वाला है, तो यस, अगर आपको लगता है कि आपको यही चीजें सीखनी थी, तो आप एक सही सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, है ना। तो यहां से भी आपको डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए आगे चलते, आगे गए तो आपके पास में क्या है कि आपके पास मात्र 3 यूनिट्स हैं आपके पूरे सिलेबस के अंदर। आप कहोगे अच्छा जी मात्र 3 यूनिट्स हैं आपके पास में, जी हाँ। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह की बात करोगे ना, तो उसमें क्या है कि आपका सिलेबस बहुत अलग दे रखा है। अलग का इन द सेंस कि आपके पास एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है। जो सिलेबस आपका बहुत पहले था 2020 तक के आसपास का, उनके बेसिस पर आपकी एनसीईआरटी है जो बनी हुई है, तो उसमें कोई अपडेशन नहीं है, तो आपको फालतू की चीजें भी है जो दिखेंगे। ऑल्दो वो बहुत काम की चीजें हैं, फालतू की इस वजह से क्योंकि वो फिलहाल आपके करिकुलम का हिस्सा नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो यस, आपको क्या करना है, आपके टीचर्स की कही हुई बातें हैं जिनको आपको फॉलो करनी, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है चीजें करिकुलम के अंदर नहीं है, तो हम ये स्किप करवा सकते हैं ना, या करवाएंगे अगर एनसीईआरटी आपके स्कूल में फॉलो होती है तो, है ना। अदरवाइज ये डिपेंड करता है, अलग अलग स्कूल्स के अंदर अलग अलग बुक्स हैं। सुनीता, कहीं पर सुनीता अरोरा तो कहीं पर प्रीति अरोरा, है ना। तो अब हम मेन करिकुलम की बात कर रहे हैं, है ना, जिनके बेसिस पर ये बुक्स भी हैं जो बन रखी है ना। इन बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं जो करनी है, मतलब कंक्लूजन यही है। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि आपके पास एक यूनिट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये जानकारियां आपको मिल रही होती हैं। तो बेसिकली ये जो यूनिट है इसके बड़े ही कम मार्क्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आपने अभी तक सीखी है ना कंप्यूटर के अंदर, है ना, हम कुछ और करें ना करें, हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्ट, इनको हमने जरूर है जो सीखा है। तो वही चीजें आपके पास बड़ी डिटेल में आने वाली है। अब जब आपका टीचर आपको चीजें पढ़ाएगा ना, और फिर आप प्रोग्रामिंग करोगे, तब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में है क्या, कैसे तुम्हारा ओएस है जो काम कर रहा है। हालांकि यहाँ पर आपका एक इनिशियल स्टेज ही डेवलप हो रही होगी। जब आप बीटेक के अंदर या आगे कभी कंप्यूटर को और ऑप्ट करेंगे, आप डिटेल में फिर से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, तब आप एक नया जो फेस है, नया जो कह लो पहलू है, उसको आप देखने वाले हो कि अच्छा, जो मैंने 11th में पढ़ा था वो ये है एक्चुअली, है ना। तो आपका बेस आपका हर क्लास में है जो बनता जाता है, तो आप वो सारी चीजों को दोहराएंगे जो आपने अभी तक पढ़ी है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 नंबर का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना केवल क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 45 मार्क्स का है यहाँ पर, अगर तुम्हारा पेपर 70 नंबर का आता है थ्योरी, जिसमें से 45 तो ये खुद ही रख रही है यूनिट। अब देखो क्या है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब आप अपने क्लास 12th का अगले साल पेपर लिखोगे ना, आपके पास शुरू के 14-15 क्वेश्चन तो इसी में से हैं जो आपके निपट जाएंगे। सीरियसली, जो क्वेश्चन 12th के भी होंगे ना, वो भी तुम्हारे इसी से ही निकलेंगे। तो मतलब मैंने तुम्हें बोल दिया है कि जब तुम्हारा टीचर तुम्हारी ये यूनिट करा रहा है ना, तो तुमने ये नहीं देखना कि तुम्हें क्लास 11th का पढ़ाया जा रहा है, नहीं, उसी दिन से तुम्हारी क्लास 12th स्टार्ट हो जाएगी, जिस दिन तुमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करा, क्योंकि तुम्हारी 12th में बकायदा तुम्हारे पास इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आते हैं। 11th द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे को सीएस लेना है, तो मैं आपको कह दूं, आप इस यूनिट को जो है जरूर करना। ठीक है, बाकी ऊपर वाली यूनिट्स में ठीक है, आपने 2-4 चीजें पढ़ी और आप मतलब चीजें कर ली, है ना, रटने जैसा सेंस अगर आप कहोगे तो हाँ निकल सकता है यहां से, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि थिंकिंग है, यहाँ पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग है यहाँ पर, है ना, और प्रोग्रामिंग आपको सीखनी है। तो तुम्हें क्लास 11th के अंदर अपना बेस बहुत स्ट्रांग है जो करना होगा, मतलब तुम्हें अपने टीचर की कही हुई इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक बात है जो माननी है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, जो तुम्हारा टीचर तुम्हें प्रोग्राम्स दे रहा है, जो तुम्हारी बुक के अंदर है,
एवरीथिंग यू हैव टू डू। अगर नहीं करोगे तो 12th में करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप कहोगे इसके किए बिना काम हो जाए तो नहीं, 12th पूरी ही इस यूनिट के ऊपर आधार, मतलब इसका बेस है, 12th का बेस है ये वाली पर्टिकुलर यूनिट। अगर आप 12th में पाइथन कर रहे हो, पाइथन क्या करोगे तुम 12th में? स्टैक लिस्ट के ऊपर है, लिस्ट कहाँ 11th में पढ़नी है ना, बाइनरी फाइल है, सीएसवी, सब कुछ फंक्शन, सब कुछ आपको यहां से ही है जो मिलने वाला है। मतलब अगर मैं इस पूरी बात का एक समरी निकालूं तो अगर मुझे एबीसीडी नहीं आती तो तुम क्या अपना नाम लिख सकते हो? नहीं ना, बस ये वही बात है। अगर आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन नहीं पता है तो आपको कल को नहीं समझ में आएगा कि स्टैक क्या है, लीफो मैम क्या बोल रही है, पॉप फंक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक है। सो ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, अब आपके पास ये एथिक्स वाला चैप्टर आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग क्या है, नए नवेले बच्चे होते हो, क्लास 10 से 11th में जाते हो तुम मतलब इस स्टेज में होते हो कि यहाँ तुम्हारा सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है किससे? इंटरनेट से, कंप्यूटर से, है ना। ऑल्दो ऑफ कोर्स अब जमाना चेंज हो चुका है ना, अब हम करिकुलम में है इसलिए नहीं देख रहे, हम वैसे भी हमें मैम आपसे ज्यादा ही कंप्यूटर आता है ना। तो खैर वो एक अलग बात रही। तो मैं आपको ये चीज कहना चाह रही हूँ कि जो सीबीएसई है ना, उसका ये मानना है कि भाई आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, अगर आप ही सोसाइटी के अंदर जो लॉ है कंप्यूटर को लेकर के, है ना, साइबर क्राइम्स को लेकर के, एथिक्स है, अगर आपको ही नहीं पता तो फिर क्या आप ही तो हो जिनको ये चीज बतानी है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में हो, यहाँ पर आपको पता नहीं है कि अच्छा दिस इज द साइबर क्राइम। तुम्हारे पास जो वो कॉल आ रही है ना कि भाई ये पासवर्ड बता दो, ये नहीं, वो फेक कॉल्स है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक अच्छे जो है सिटीजन वो आपको बनाने के लिए यहाँ पर जो है जद्दोजहद है इस चैप्टर के अंदर। तो आपको सारी चीजें जो पढ़ाई जाएंगी सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स से रिलेटेड। एंड चलिए अब इनको सारी चीजों को डिटेल में देखते हैं, बट उससे पहले देखो ये सब मिलाकर के 70 मार्क्स का हो जाता है। हाँ हाँ, टोटल पेपर 100 नंबर का होगा, लेकिन जो बचे हुए 30 मार्क्स हैं उनका आपका प्रैक्टिकल फाइल और ये सारी चीजें हो जाएंगी, जिसको मैं अभी बताने वाली हूँ। अब आप नीचे गए तो जो मैंने यूनिट बताई थी ना कि आपको क्या पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको ये सारी चीजें पढ़नी। आपको पढ़ना है मेमोरी क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये बूलियन लॉजिक देखना है आपको, नंबर सिस्टम देखना है आपको, इनकोडिंग स्कीम्स है जो देखनी है ना, ये सारी चीजें आपको बेसिकली करनी है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1, यहाँ पर देखो आपके पास में सारा का सारा पाइथन का सिस्टम है जो दे रखा है, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा बेस है। आप कह लो आपने इसको कर लिया ना तो आपने पूरी पाइथन जो 11th-12th की कवर कर ली। आपको मतलब मलाई की तरह समझ में आएगा 12th के अंदर। अगर आपका टीचर एक एक वर्ड बोलेगा ना, यहां बैठे, अगर आप ये पूरी यूनिट है जो कर लेते हैं, ट्रस्ट में 12th का बच्चा अगर नहीं करता है ना, वो वापस से आकर के 11th उसको करनी ही पड़ेगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस यूनिट को आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने आपको ऐसे ऊपर से टपा दिया कि भाई ये है, मतलब ये आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। मैं आपको समरी बता देती हूँ। आपके टीचर आपको इफ कंडीशन पढ़ाए, आपको फोर लूप पढ़ाए, वाइल लूप पढ़ाए, आपके टीचर आपको लिस्ट कराए, डिक्शनरी कराए, स्ट्रिंग कराए, ट्यूपल कराए, आपको करना है इन चीजों को आपको बहुत ढंग से, ठीक है। फिर उसके बाद इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रैंडम मॉड्यूल से आपके पास में। तो इस पूरे यूनिट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर थोड़ा सा एल्गोरिदम और सूडो कोड का पार्ट आप थोड़ा सा लाइटली लेना चाहो तो लो, लेकिन जहां से तुम्हारी पाइथन स्टार्ट हो रही है ना, हेलो वर्ल्ड, है ना, तो बस वहां से तुमको छोड़ना ही नहीं है, यहां तक की सारी चीजें यू हैव टू डू, ठीक है। दैट इज नॉट ओनली फॉर 11, दैट इज आपकी 12th के लिए भी है, ठीक है। तो आप एक तरीके से क्लास 11th नहीं कर रहे हैं, आप 12th कर रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, ये यूनिट तुम्हारी जान है 12th क्लास की। चलिए अब नीचे गए और देखिए हमारे पास सोसाइटी लॉ एथिक्स हमारा चैप्टर आ गया। अब यहाँ पर आप क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, नेटिजन क्या है, नेटिक्वेट्स क्या है, आपको पता होना चाहिए। कॉपीराइट ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रेडमार्क ये है, अपाचे, जीपीएल, ये सारे जो भी लाइसेंस हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ आपको जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखना है। देन साइबर क्राइम क्या है, आईपी एक्ट क्या है, अगर क्राइम्स हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए हमारे देश में कोई एक्ट है, कौन सा एक्ट है, कब लागू हुआ था, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आ सकती है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर है इस यूनिट के अंदर।
मतलब काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर आप कह सकते हो और काफी नया चैप्टर आपके लिए कह सकते हो। जैसे ऊपर वाला तो देखो, अब तुमको पता है कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड, मतलब चलो मैं मान सकती हूँ नंबर सिस्टम नई चीज है, ये नीचे जो आपके पास में स्काई ये नई चीज आ गई है ना, बूलियन लॉजिक मान लो। बट ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला हिस्सा, यू नो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जीबी टीबी, ये सब आपको पता होता है, लेकिन आप डिटेल में चीजें देख रहे होते हो। ये जो लास्ट यूनिट है इसमें आपको काफी सारी जानकारियां मिलेंगी, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो रियल से, जैसे कॉपीराइट है। आप सीएस के स्टूडेंट हो, अगर आपको नहीं पता तो है ना, मतलब डूब के मरने वाली बात है। कॉपीराइट है, आपके पास पेटेंट है, ट्रेडमार्क है ना, तो ये चीजें आप यहाँ पर देखोगे। एंड आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, अब आपके पास में यहाँ पर क्या है कि 10th तक चीजें कुछ और हुआ करती थी, यहाँ पर सिनेरियो आपका टोटल अलग हो जाता है। तो सुपर सीनियर बच्चे बन चुके हो 11th के अंदर आने के बाद। देखो क्या चीज है यहाँ पर, आपको क्या है कि आपकी फाइल देखो, वो जो 30 नंबर मैं कह रही थी ना, वो आपको अब यहाँ पर समझ में आएगी। देखो आपको क्या होता है कि आपको एक प्रैक्टिकल की फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है, रिपोर्ट फाइल इसको बोलते हैं या प्रैक्टिकल फाइल हम यूजुअली बोलते हैं। अब देखो क्या है, आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बनेगी। उस फाइल के अंदर आपको मिनिमम 20 प्रोग्राम पाइथन के मिनिमम करने होते हैं। बाकी आपके टीचर्स आपको दे देते हैं कि लिस्ट, या फिर पुराने बच्चों की फाइल आपको दिखा देंगे कि भाई ये प्रोग्राम है जो होंगे, तो ये आपको पूरे साल के दौरान करना होगा। अब इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका लास्ट एकदम हाफ ईयरली में भी ये प्रोसेस होती है, लेकिन जब लास्ट आपका साल का होता है ना, तभी भी ये आपकी प्रोसेस होती है, क्योंकि 11th में स्पेसिफिकली ये चीज हो रही होती है। 12th क्लास की अगर मैं बात करूं तो वहां एक ही बार लास्ट में आपका प्रैक्टिकल होता है। बीच बीच में वो हम स्कूल की तरफ से प्री बोर्ड का प्रैक्टिकल कंडक्ट करा लिया या हाफ ईयरली का करा लिया, है ना, वो एक अलग अपना हर स्कूल का सिस्टम है जो चलता है। स्पेसिफिकली अगर 11th की बात करें, है ना, तो ये भी आपके स्कूल के ऊपर ये जो चीजें डिपेंड कर रही होंगी, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली होता है, हमें पता है हाफ ईयरली में भी आपका यही चीज होगी 30 मार्क्स का, क्योंकि वो भी 100 मार्क्स का होगा। फिर आपका जो फाइनल पेपर होगा उसमें भी आपका यही सेम सिनेरियो होगा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मैं क्या कह रही हूँ सुनो, आपकी प्रैक्टिकल फाइल है जो बनेगी, है ना। अब आपका क्या होगा, हाफ ईयरली हो या फिर आपका फाइनल का प्रैक्टिकल हो, क्या होता है कि आपका ना एक लैब टेस्ट होता है, मतलब आपके टीचर्स आपके लिए एक पेपर बनाते हैं, ठीक है। उस पेपर के अंदर आपको पाइथन के प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, जिनका जो मार्किंग है ना वो होती तो इस बेसिस पर है, बाकी आपके टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कि वो आपको किस तरीके से या किस हिसाब से मार्क्स है जो दे। बाकी सीबीएसई ने ये आपका जो है मतलब बता रखा है कि इस हिसाब से आपके मार्क्स है जो जाएंगे। बाकी देखो ये 12 नंबर के आपका वो पेपर होगा जो हाफ ईयरली में या लास्ट के अंदर आपका लिया जाएगा। देन वो जो आप फाइल बना रहे होंगे ना पूरे साल के अंदर, हो सकता है आपके टीचर कहें कि टोटल कितने प्रोग्राम है, 20, 10 तुम हाफ ईयरली तक कर लो, 10 तुम लास्ट में कर लेना, है ना, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड्स आपके टीचर्स के ऊपर, है ना। तो ये 7 नंबर की आपकी फाइल है। अब क्या होगा कि उसी सेम प्रैक्टिकल के अंदर आपका टीचर आपसे वाइवा लेगा। याद रखना यही सेम सिनेरियो अगले साल 12th के अंदर बाहर से कोई एक्सटर्नल आकर के कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्ट, देखो अब क्या है कि आपके पास में आता है, आपके पास में प्रोजेक्ट, जी हाँ, ठीक है। ये इसके लिए भी मैं आपको कहानी बता देती हूँ, ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल के ऊपर, है ना। कई बार क्या होता है कि आपको बोल दिया जाता है कि आप 11th में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो और 12th में भी आपका वही है जो चल जाता है, या फिर कभी होता है कि 11th में रहने दो आप बनाने को, आप 12th के अंदर बना, क्योंकि 12th में तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। मतलब मैं कह रही हूँ ना, ये डिपेंड करेगा हर स्कूल के ऊपर। बाकी सीबीएसई की तरफ से ऐसा है कि आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना होता है क्लास 11th के अंदर, ठीक है। अगर हम बिल्कुल ही फॉलो करके चलेंगे इसकी गाइडलाइंस को, तो ये आपके सिलेबस में कह रहा है कि भैया आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है 8 नंबर का। मैं कहूंगी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना आपके स्कूल के अंदर बनाने की इस प्रोजेक्ट को, तो बनाओ, क्योंकि 12th में आप उतना ही इजी, उतना ही अच्छे से समझ पाओगे, इजीली समझ पाओगे कि भाई हो क्या रहा है, क्या है प्रोजेक्ट। ये कोई नया वर्ड नहीं होगा आपके लिए। जैसे आईपी में, आईपी के अंदर होता है कि 11th में होता नहीं है, 12th में होता है, तो वो बच्चा फिर आधा साल यही रहता है कि यार ये प्रोजेक्ट क्या है। तो आपको अगर मौका मिल रहा है तो यू क्रिएट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, जो ये आपके मार्क्स है ना टोटल मिलाकर के पूरे ये आपके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल इसको बोला जाता है। अब देखो वो जो 20 प्रोग्राम है ना, ये डिपेंड करेगा आपके टीचर्स के ऊपर। हो सकता है आपके टीचर्स आपको स्मिता अरोड़ा से या एनसीईआरटी से उठा करके कह दे कि ये 20 प्रोग्राम्स कर लेना या 30 कर लेना, है ना। जरूर, मतलब सीबीएसई ने बोला कि मिनिमम 20 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, तुम्हारा टीचर तुमसे कॉपी भी भरवा सकता है। अब सीबीएसई कह रहा है कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि तुमको ये प्रोग्राम्स तो आने ही चाहिए, मतलब ये अगर तुम्हें नहीं मिल रहे ना, तुम ये प्रोग्राम्स बना दो, बात खत्म।
ठीक है। अब आपके पास सीबीएसई ने खुद ने बोला है कि क्या स्टडी मटेरियल है, तुम एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो, तुम जो सीबीएसई की वेबसाइट पर मटेरियल है, सीबीएसई खुद अपनी तरफ से सुमित्रा अरोरा कीर्ति अरोरा को प्रमोट नहीं कर रहा, तो आपको उसने बोला है कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, ठीक है। ऑल दो अपडेट नहीं किया, फिर भी तुम्हें कह रहा है कि भाई तुम पढ़ो, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है कक्षा 11वीं का 11th का। अब आपको ये कैसे कवर करना है, आओगे मेरे चैनल के ऊपर, राइट, जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जब आप नीचे जाओगे ना, है ना, हाँ, तो यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं का ये सिलेबस है जो दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 77 लेक्चर्स के अंदर बेहतरीन तरीके से चीजें करा रखी हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इट कि आपका पूरा सिलेबस आप यहाँ पर कवर कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। दैट इज आपका कक्षा 11वीं का 11th का कंप्यूटर साइंस का। तो यस, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ऑप्ट करना चाहिए सीएस या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगी कि यस, आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, क्योंकि आप रियली में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप सीखने वाले हो। पूरा अगर मैं 11th और 12th का कंक्लूजन निकालूं तो यस, ये वाकई में ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, कौन सा, ये वाला, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, है ना, तो यस, इसका एक रियल मीनिंग है जो निकल करके आएगा, है ना। तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप इस वर्ड को सच में जानोगे कि हाँ, कैसे मैंने खुद से सोच करके इस प्रोग्राम की अप्रोच है जो बनाई है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, दिस इज पार्ट 1 ना। अगर आप क्लास 12th के अंदर जाओगे, जो मैं इतने टाइम से गीत गा रही थी ना कि इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसके अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, दैट इज पार्ट 2, तो मतलब 1 जो आपको 11th में देखना है, राइट। तो कहने का मतलब है कि 11th का आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 देखना है, और फिर आपको 12th का देखना है, मतलब आपको करना है। तो 2 करने से पहले 1 इज मैंडेटरी, जो मेरी इस पूरी क्लास का कंक्लूजन निकल करके आएगा कि अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैम बार बार एक ही चीज पर फोकस करिए। 11th के अंदर जो भी पाइथन में टॉपिक है वो बहुत ढंग से करने हैं, है ना। बाकी आप इस सब्जेक्ट को चूज करो, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, चीजें बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना, अगर आपको अच्छा लगता है प्रोग्राम करना, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हें कोई चुमटी भी मार रहा है और तुम प्रोग्राम कर रहे हो, तुम लॉजिक की तरफ जो है तुम्हारा ध्यान है कि कैसे इस लॉजिक को मैं बिल्ड करूं, तो ये ही सब्जेक्ट है आपके लिए। आप एक सही क्लास के अंदर सही सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर नाउ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। बाय बाय ऑल, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।